सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। सो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पी वाई क्यूज़ का रोल क्या है और कितने हद तक हमें पी वाई क्यूज़ करने चाहिए। देखिए भाई, हर जगह जो है ये बोला जाता है कि पी वाई क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पी वाई क्यूज़ कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब जब से नीट चल रहा है या जब से ए आई पी एम डी चल रहा है, कब तब से, ठीक है, प्रीवियस कितने सालों के जो हैं वो हमें पी वाई क्यूज जो हैं वो इंपॉर्टेंट करने चाहिए। पास्ट 15 ईयर्स, पास्ट 20 ईयर्स या पास्ट 35 ईयर्स। अब देखो यार, सब कुछ जो है वो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना सीरियसली। सबसे पहले एन सी आर टी बेस्ड पेपर आता है, ठीक है, और तुम्हें पता है कि एन सी आर टी जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो 2005 की जो एन है वो थोड़ी सी अलग है, 2019 की जो एन है वो थोड़ी सी अलग है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं 2025 की एन वो भी अलग है, मतलब कि प्रीवियस वन से अलग है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हमें करना चाहिए? 15 साल के पेपर, पिछले पिछले 20 साल के पेपर, पिछले 35 साल के पेपर उठा के करने चाहिए। अब देखो भाई, तुम्हें अपने सिलेबस के बारे में पूरा सा पता है, बिल्कुल ठीक है। एनटीए की वेबसाइट पे ए टू जेड जो है वो सिलेबस के बारे में पूरा जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ कि कौन कौन सा टॉपिक है, और उसी टॉपिक से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। इतना तुम्हें पता है सब कुछ, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 2025 में जो एनसीईआरटी है वो 2005 की एनसीईआरटी से इंटायरली डिफरेंट है, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है, बहुत सारी क्या, आई थिंक 85% ऑफ द थिंग्स आर कॉमन। जो डिलीटेड हैं वो डिलीट हो गई हैं 2005 में, जो वो कुछ एक्स्ट्रा थी या कुछ जो है वो 2005 वाले में अगर मे बी अब जैसे इस साल जो है वो करेक्शन की गई थी फिजिक्स के एक क्वेश्चन में, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो हैं, ठीक है ना। कॉमन बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब वो कुछ चीज़ें जो डिफरेंट है वो तुम्हें पता है, जैसे अब 2005 के एनसीईआरटी में फिजिक्स की बात करूं, साइक्लोट्रॉन होगा, पोटेंशियोमीटर होगा, ठीक है ना। तो अब 2025 के एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना। तो तुम्हें पता है कि अगर वो नीट के सिलेबस में नहीं है तो मुझे वो नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अगर तुम्हें नीट का सिलेबस नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार नीट के सिलेबस ही गो थ्रू हो जाइए। आपको जो है वो टॉपिक्स पता होने चाहिए जो टॉपिक्स तुम्हें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो इस बात पे हम आ चुके हैं कि 2005, 19, 25 के एनसीईआरटीज अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पिछले कितने सालों के पेपर करने चाहिए। अब देखो, जो 15 साल पहले के पेपर होंगे उसमें, जैसे अब 15 साल, अगर हम 2025 से 15 साल पीछे जाएं, 5 पे जाएंगे 2020, 2010, तो 2010 से स्टार्ट होकर 2025 तक आएगा, ठीक है ना। 14 ईयर्स हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2005 के चीज़ें उसमें नहीं होंगी, ठीक है ना। अगर तुम उससे भी पीछे जाओ, ठीक है ना, 2010, 2005 से लेके 2025 तक, प्रीवियस 20 ईयर्स, ठीक है ना, उसमें जो है वो 2005 से पहले जो आता था 2001, 2, 3, 4, वो नहीं होगा, ठीक है ना। मगर मान लो आपके पास एक टॉपिक है, जैसे मैं तुम्हें एक फिजिक्स का टॉपिक बताता हूँ, ठीक है। जैसे है एस्केप वेलोसिटी, एक टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। तुम चाहे 1980 की एनसीईआरटी खोलो, 1990 की खोलो, 2000 की खोलो, 2010 की खोलो, 2020 की खोलो, सॉरी 2025 की खोलो, सब में एस्केप वेलोसिटी वैसी की वैसी ही है। तो क्या मुझे 1980 में जो एस्केप वेलोसिटी क्वेश्चन आया था वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए? क्या मुझे जो 1990 में क्वेश्चन आया था वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस में? बिल्कुल करना चाहिए। और इसका मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको 15 नहीं, 20 नहीं, प्रीवियस 35 ईयर्स के जो है वो क्वेश्चंस लगाने हैं। मार्केट में इससे पिछले की बुक ही नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्रीवियस 35 ईयर्स की जो है वो बुक आपको पकड़नी है, उसका आपको क्वेश्चन जो है वो लगाने हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन टॉपिक से क्वेश्चन मत लगाना जो डिलीटेड हो चुके हैं, कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों? एग्जाम्पल के साथ, प्रूफ के साथ बात करते हैं, ठीक है। देखो भाई,
तुम्हारे सामने जो है वो मैंने एक क्वेश्चन लिया है 2024 के पेपर का, ठीक है, देखना। ओके, तो ये है 2024 फिजिक्स, ठीक है, नीट का पेपर, ठीक है। उसका ये 40th क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा, एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पढ़ो तुम पहले। क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट, अगर हम किसी एनर्जी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट का रेडियस है 3r, क्योंकि उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 2r, तो सेंटर से मार्क करेंगे, तो सेंटर से अर्थ के सरफेस तक r, और ऑल्टीट्यूड 2r, तो कितना हो गया टोटल 3r, ठीक है ना। तो कितना जो है वो एनर्जी लगेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया, क्या इसमें जो है वो बताया हुआ उन्होंने, एनर्जी कंजर्वेशन लगाई हुई है, ठीक है, ओके। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। यस, the satellite of mass m is orbiting around a earth in a circular orbit with a velocity v. What will be its total energy? एनर्जी के क्वेश्चंस हैं दोनों, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने क्या कैसे जो है वो निकाला है, हाँ, तो उसने यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है पहले निकाली है सैटेलाइट की, तो इस तरह से उसने v दिया है। v कितने किसके बराबर होता है, अंडर रूट gm बाय r, जो कि तुम्हें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, gmm अपॉन r, r यहाँ पे क्या है, रेडियस है, क्योंकि अर्थ के पास ही वो सैटेलाइट है, ठीक है। अच्छा, तो रेडियस कितना आ जाएगा r, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक किया, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। अगर मैंने 1991 से ये क्वेश्चन किया होता, ठीक है, तो मुझे पता होता कि टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, तो आराम से मैं यहाँ पे लगे एनर्जी कंजर्वेशन में, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो तुम आराम से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल करके आ जाते। इनिशियल में रेडियस r है, फाइनल में रेडियस कितना हो जाएगा 3r। v वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर थी, अंडर रूट gm अपॉन r, r क्या था, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो यहाँ पे क्या है 3r, तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे gm बाय 3r आ गया। आराम से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है तुम्हारी निकल जाएगी। अब इससे क्या डिफाइन होता है, इससे ये चीज डिफाइन होती है कि तुम्हें 1991, अब 1991 का क्वेश्चन क्या है, क्या मतलब 1991 का, 1990 से लेके, अगर मैं 1990 से लेके 1990 सॉरी 2025 की अगर मैं बात करूं तो 35 साल होते हैं, मतलब कि 2024 में 33 साल पुराना क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें 20 साल के पेपर करने हैं, नहीं, तुम्हें पिछले जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, चाहे वो 1980s के क्यों ना हो, तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, तुम्हें करने पड़ेंगे। और एक चीज़ मैं और तुम्हें दिखा देता हूँ कि मेरे पास आंसर की अवेलेबल है, ठीक है ना, मैंने पहले भी तुम्हें दिखाया था। मेरे पास आंसर की, हाँ ये है, ठीक है ना, मेरे पास आंसर की अवेलेबल है 2024 के नीट के पेपर की फिजिक्स की, ठीक है ना। और मैंने तुम्हें इसमें पहले भी शायद दिखाया था, तुम अभी भी देख सकते हो कि क्वेश्चन 1999 से भी आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन 1991 से भी आ रहा है, जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया, 1996 से भी आ रहा है। तो यार अब तुम्हें मुझे बताओ कि तुम्हें प्रीवियस कितने क्वेश्चंस करने की जरूरत है, प्रीवियस कितने सालों के क्वेश्चन करने की जरूरत है, 15-20 नहीं, पिछले 35 साल के क्वेश्चंस तुम्हें करने पड़ेंगे। और ये कुछ ज़्यादा भी नहीं है, आगे ही टॉपिक से रिलेटेड हो चुके हैं कि तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कट ऑफ मिलेंगे, ठीक है ना, कट डाउन मिलेंगे, कट तुम कर सकते हो उसको, ठीक है ना, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स पिछले टाइम पे आते थे, अब नहीं आते, ठीक है। तो कोई टाइम वेस्ट होने की बात नहीं है, तुम्हारा प्रैक्टिस ही होगा और तुम इसमें एक्सेल ही करोगे अगर तुम ये चीज़ जो है वो प्रेफर करके जाते हो तो, ठीक है। तो मेरा वीडियो का जो कंसर्न था वो इतना ही था कि तुम्हें मैं लॉजिक के साथ
प्रूफ के साथ ये बता सकूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां तक तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं इफ यू वांट योर सिलेक्शन इन 2025। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स हमारे लिए ओपन है। थैंक यू सो मच।